हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टेट अग्नि में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ एवं ब्रेल लिपि, और इसके आगे एक चैप्टर दोस्तों और हम लोग पढ़ेंगे निर्देशन। ठीक, इसको कहते हैं गाइडेंस। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारा जो है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण प्रविधियाँ या विशेष शिक्षण विधियाँ एवं ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षण है। ये दोस्तों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला देखिए, ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों, इसमें लिखने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी होती है, थोड़ा सा इसको शार्ट में हम उसके बारे में दे दिए हैं। और शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। इसके बारे में दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो, जितने वीडियो हमने डाले हैं सब अगर देखते हुए आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। आगे देखिए, एक अध्यापक की दृष्टि से बच्चे की पहचान कैसे करेंगे या कैसे करेगा दोस्तों, नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे आराम से। और देखिए दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके बारे में दोस्तों हम अच्छे से, मतलब सभी क्वेश्चन, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इस चैप्टर के समझ लीजिए दोस्तों आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा ये ब्रेल लिपि वाला थोड़ा सा आपको डाउट होगा, नहीं तो आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वाले चैप्टर में जो हमारा समावेशित बच्चों के लिए शिक्षा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और चलेंगे आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। और अगला चैप्टर दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ब्रेल लिपि के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो ब्रेल लिपि क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए ब्रेल लिपि क्या होती है दोस्तों। ब्रेल लिपि 6 उभरे हुई बिंदुओं की एक ऐसी लिपि है जिसे स्पर्श द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब ब्रेल लिपि में क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 दोस्तों सब समान होते हैं। हमारे 6 उभरे हुए बिंदु दोस्तों, ये सीधी लाइन में होते, थोड़ा तिरछा हो गया, ये सीधी लाइन में होते हैं दोस्तों। 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, ऐसे और ऐसे उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हीं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम ब्रेल लिपि। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आपका पूछ लिया जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट होते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट होते हैं। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, 1821 में किए थे। कौन थे, एक लुई ब्रेल थे। और ये भी क्या थे जो है, इनको मतलब इनकी बचपन में आंखें जो है क्या हुआ, चली गई, मतलब इनकी आँख की रोशनी चली गई और ये मतलब दृष्टिबाधित हो गए या अंधे हो गए। तो फिर इन्होंने एक तरीका निकाला पढ़ने का। क्या तरीका निकाला, वही लुई ब्रेल जो है अपना एक, इनका अपना एक तैयार किया ब्रेल मेथड, जिसमें क्या रहेगा दोस्तों, 6 बिंदुओं के आधार पर दोस्तों पढ़ा जाता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों इन्हें मान्यता, इनके ये इस लिपि को मान्यता कब मिली, जब इनका डेथ हो गया उसके बाद इस लिपि को मान्यता मिली थी। लेकिन दोस्तों आज यह लिपि जो ब्रेल लिपि है पूरे वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों। किसी भी दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस लिपि में क्या होता है दोस्तों, सभी बच्चों का, मतलब समझ लीजिए कि आपका हर एक भाषा, विश्व की जितनी भाषाएं हैं, हर एक भाषा, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी भाषाएं हैं दोस्तों, हर एक भाषाएं इससे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो विश्व की सभी भाषाएं और सभी वर्णमाला दोस्तों इससे लिखा जाता है। ठीक, और दोस्तों आगे देखा जाए तो इसके बारे में दोस्तों बहुत ढेर सारे हैं। इसमें क्या होता है कि इसको लिखने का, सिखाने का तरीका थोड़ा सा स्टेप लंबा है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए कि ब्रेल लिपि को बनाते कैसे, उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे कागज पे 6 उभरे हुए पॉइंट होते हैं। जैसे ऐसे 6 उभरे हुए पॉइंट होंगे, इन्हीं के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये हमारा तो होता है ब्रेल लिपि पढ़ाने का तरीका। ठीक है, उम्मीद आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ब्रेल लिपि क्या होता है और आविष्कार किसने किया, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं विकलांग बालक एवं शिक्षा प्रति, मतलब विकलांग बालकों को आप किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था करेंगे या किस प्रकार से उनको शिक्षण देंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे अगर आप वीडियो देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लिए होंगे। मतलब पिछले वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, बस थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो देखिए
अब पहले देखिए इनका क्या है, पहले इनको बुनियादी शिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब बेसिक एजुकेशन जिसे कहते हैं बच्चों को। अब बेसिक एजुकेशन क्या है, जैसे इनको सब कुछ सिखाना, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चा को बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगी तो जैसे कि अगर जैसे किसी घर का अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा दोस्तों, तो उस पर इमारत उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और ऐसे बच्चे जो समावेशित बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों बुनियादी शिक्षा भी दिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो बुनियादी शिक्षण विधि से इनको शिक्षा दिया जाता है। खेल विधि से सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है दोस्तों। बालकों को संगीत के माध्यम से, शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, कृषि बागवानी इन सभी के माध्यम से उनको खेल खेल विधि में जो है उनको सिखाया जाता है कि कैसे मतलब पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगमन व निगमन विधि से। आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद कोई सिद्धांत बताएंगे, और निगमन विधि में क्या हो, कोई सिद्धांत बताएंगे उसके बाद उसका उदाहरण बताएंगे, ठीक। ये हमारा आगमन और निगमन विधि होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सीटेट और यूपीटेट के लिए, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। आगे देखिए क्रियात्मक विधि में बच्चे कुछ क्रिया करके सीख लेंगे। आगे देखिए व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ, ठीक है, अलग अलग करके बच्चों को शिक्षा देंगे। आगे देखिए ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये विधियाँ आप लोग पढ़ चुके होंगे दोस्तों, ठीक। इसमें बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये सभी विधियाँ आप लोग जानते हैं। अगर आप ईमान सही से पढ़ रहे हैं तो ये सभी के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। मॉन्टेसरी ने किस विधि का प्रतिपादन किया था दोस्तों, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि का। इसमें कहते हैं दोस्तों जो बच्चा सीखता है कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण अगर कर देंगे तो बच्चा जो है आसानी से सीख जाता है, ठीक है। आगे देखिए डाल्टन विधि, हर्बर्ट विधि, स्प्रिंगफील्ड विधि। बस इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि विकलांग बालकों की शिक्षण पद्धति क्या होती है। वही जो नॉर्मल सामान्य बालकों की होती है वही आपका विकलांग बालकों की भी होती है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में और देखा जाए दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा कैसे देते हैं, इसके लिए आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप पढ़ चुके होंगे कि उनको क्या करते हैं, दृश्य उपकरण अगर देख नहीं पाएंगे तो भाई दृश्य उपकरण नहीं रहेगा नहीं, उनको टच करने वाला उपकरण देंगे, उनको सुनने वाला उपकरण देंगे, ठीक, जिससे वो सुन सके फील कर सके, ऐसे उपकरण से वो उनकी शिक्षा दिया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों है आपका समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। समावेशी बच्चों हेतु मार्गदर्शन, ऐसे बच्चे जो समावेशी हैं मतलब जो पिछड़े वर्ग के हैं, वंचित हैं, उनको आप मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किस प्रकार से उनका गाइडेंस करेंगे कि बच्चे मुख्य धारा में आ जाएं। अब देखिए आप पढ़ा चुके हैं आपके स्कूल में, जैसे है कि आपके स्कूल में बच्चा आ गया है, बच्चा आपके क्लास 8 में ले लिया एडमिशन, लेकिन बच्चा क्या है, डीमोटिवेटेड है, मतलब कोई बच्चा है जो विकलांग है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो बच्चा क्या डीमोटिवेटेड है, उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको आप किस प्रकार से मार्गदर्शन या निर्देशन कर पाएंगे जिससे वो बच्चा कर ले जाएगा। या तो कोई बच्चा है जो किसी समस्या में फंस गया हो, उसको डाउट हो गया कोई, लेकिन डाउट पूछने भर के उसकी हिम्मत नहीं हो, तो आपको इन सभी समस्याओं का समाधान जो करना है उसी को हम कहते हैं दोस्तों निर्देशन। मतलब बच्चा किसी समस्या में फंस जा रहा है, कहीं उसको स्टक कर गया, तो उसको आप जिस सुझाव के द्वारा आप उसको उससे वहाँ से बाहर निकालेंगे, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, निर्देशन या गाइडेंस कहते हैं। देखिए निर्देशन क्या है, हमारा निर्देशन का एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के हेतु प्रेरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान देना कि निर्देशन में क्या होता है कि जैसे हम शिक्षक हैं और एक हमारा शिक्षार्थी है, तो हम जो है बच्चे को इस प्रकार से गाइड करेंगे कि बच्चा समस्या का समाधान खुद से कर ले जाए। हम बच्चे के समस्या का समाधान करके नहीं देंगे, हम बच्चे को समस्या कैसे हल करते हैं उसका समाधान बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों को समस्याओं का समाधान करने के लिए बताया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, शिक्षक जो है, निर्देशक जो है, वो स्वयं समाधान नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसी विधि बताएगा जिस विधि के माध्यम से जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, जो शिक्षार्थी होगा, वो उस समस्या का दोस्तों हल निकाल लेगा या समस्या को सुलझा सकेगा। यही हमारा होता है दोस्तों निर्देशन। समझ में आया? तो निर्देशन क्या होता है कि किसी समस्या को
ठीक है। उस बच्चे को समाधान करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है और जिससे वह बच्चा या बालक अपने समस्या का समाधान स्वयं से कर लेता है या अपने समस्या को स्वयं से सुलझा लेता है, इसी प्रक्रिया को हम दोस्तों कहते हैं निर्देशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, निर्देशन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए निर्देशन समझ में आ गया है। अब देखिए निर्देशन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। क्रो के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है दोस्तों, मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं से किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। वही आपको बताए हैं कि ऐसा व्यक्ति, अच्छा बताइए मार्गदर्शन कौन सा व्यक्ति करेगा, जो आपसे ज़्यादा शिक्षित है, जो आपसे ज़्यादा समझदार है, वही ना आपको मोटिवेट करेगा, सॉरी दोस्तों गाइड देगा। गाइड देना मोटिवेट करना थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो गाइडेंस कौन देगा, जो आपसे ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा प्रशिक्षित रहेगा। अब देखिए किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके और अपने आप अपने निर्णय ले सके, अपने जीवन का बोझ उठा सके। मतलब उसको इस प्रकार से गाइडेंस देना कि वह बच्चा अपने किसी समस्या में ना फंसे, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गाइडेंस। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। गाइडेंस किसे कहते हैं, एकदम 100% क्लियर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, ये पूरी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, गाइडेंस किसे कहते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसकी परिभाषा का थोड़ा सा अगर विश्लेषण करें, मतलब इसके बारे में अगर देखें तो हमको कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। क्या होता है इससे, कुछ चीज़ें क्या निकल के आती है कि देखिए मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को देंगे या किसी समूह को देंगे, लेकिन काम क्या हर व्यक्ति को अलग अलग करेगा। ठीक है, जैसे कि एक समूह में 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन हर एक के ऊपर प्रभाव अलग अलग पड़ेगा, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये चाहे सामूहिक दिया जाएगा चाहे व्यक्तिगत दिया जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, कार्य व्यक्तिगत ही करेगा। ठीक है, अब देखिए मार्गदर्शन का कार्य किसी आसान व्यक्ति का होगा, नहीं होगा। मार्गदर्शन कौन सा व्यक्ति कर सकता है दोस्तों, तो मार्गदर्शन एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो ज़्यादा कुशल हो, ज़्यादा योग्य हो, जिसके शैक्षिक स्तर, जिसका मनोवैज्ञानिक स्तर वो ज़्यादा हो, जो तकनीकी कार्य से प्रशिक्षित हो। तो इसीलिए दोस्तों प्रशिक्षित मार्गदर्शकों, करियर मास्टरों और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए दोस्तों, मार्गदर्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों मार्गदर्शन सिर्फ बालकों को दिया जाता है। मार्गदर्शन दोस्तों किसी भी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मार्गदर्शन अगर कोई व्यक्ति समस्या में फंस गया हो, समस्या में स्टक कर गया हो, तो उसको भी मार्गदर्शन के माध्यम से हम समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्गदर्शन किसी खास उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मार्गदर्शन दो है, ये दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब देखिए मार्गदर्शन और आपका जो है निर्देश, जो कहते हैं कि आपका निर्देशन, डायरेक्शन, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, डायरेक्शन और गाइडेंस और डायरेक्शन अलग अलग होता है, कभी दोनों में कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, मार्गदर्शन और निर्देशन अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना पढ़ेंगे, बस मार्गदर्शन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों निर्देशन का कार्यक्रम क्षेत्र क्या होता है, और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसके पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन कर लें, वीडियो में हम लोग इतना पढ़ेंगे, और इसके पिछले वाला वीडियो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आप सोच रहे हैं दोस्तों जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उसका, क्योंकि आप लोग भूलते हुए जा रहे हैं, तो आप पिछले वीडियो का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो हम लोग पढ़े थे TAT परीक्षण, क्या पढ़े थे दोस्तों TAT परीक्षण, और पढ़े थे CAT परीक्षण, आपको याद है TAT परीक्षण और CAT। तो TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, इसमें कार्डों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 31 होती है। प्रतिपादन कौन किया था, मार्गन एवं मुर्रे ने किया था। TAT परीक्षण की बात दोस्तों अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, और 10 कार्ड स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। एक कार्ड हमारा सादा होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने प्रतिपादन किया था, ये आपका यूपी टेट में पूछा जाता है। आराम से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम इसका रिवीजन करा रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे TAT परीक्षण या CAT परीक्षण जो भी होता है,
ठीक है। टीएटी परीक्षण में क्या होता है कि इसमें एक कार्ड पर जो चित्र बने होते हैं, जैसे कि कार्ड हो गए, एक कार्ड पर चित्र बना होगा, इसी के चित्र का कहानी शुरुआत बता दिया जाएगा और अंत बता दिया जाएगा। एक कहानी मतलब चित्र बना होगा, बोला जाएगा देखो ये कहानी, इसमें एक कहानी बनाने चित्र को देख करके इसका शुरुआत ये है और अंत ये है, तो व्यक्ति जो है कहानी बनाएगा और कहानी के अनुसार जो है उसका क्या किया जाएगा, व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हम सीएटी परीक्षण देखते हैं। सीएटी परीक्षण में क्या होता है दोस्तों, सीएटी परीक्षण को कहते हैं दोस्तों चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसका प्रतिपादन किसने किया था, लियोपोल्ड बैलक एवं दोस्तों सोरल बैलक ने किया था। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों खास बात क्या होती है कि यह परीक्षण किसके लिए बनाया गया, केवल बच्चों के लिए बनाया गया, और इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। किसमें, सीएटी में कार्डों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सीएटी में कार्डों की संख्या 10 होती है और ये बच्चों के लिए बनाया गया। टीएटी सीएटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। दोबारा बता रहे हैं, टीएटी के परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, मार्गन एवं मुर्रे ने किया था। दोस्तों कब किया था, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता, 1935 में किया था। कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए होता है। एक कार्ड हमारा सादा होता है। आगे देखिए हमारा सीएटी परीक्षण में क्या होता है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया था, लियोपोल्ड बैलक एवं सोरेल बैलक ने किया था। इसको कहते हैं सीएटी को कहते हैं दोस्तों चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें कार्डों की संख्या होती है 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसका हम जो है जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, रिवीजन कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और दोस्तों ये रिवीजन का स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद आया हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ सर रिवीजन करवाते रहिए, कुछ ना जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करवाते रहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।